बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, सैकड़ों मीलों में फैले हुए घने और खौफनाक जंगल। लोगों का मानना है कि जंगल में केवल जानवर ही रहते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दुनिया भर के जंगलों में कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में आम आदमी शायद कभी जान ही नहीं पाएगा। अपनी 40 साल की नौकरी में मैंने इतना कुछ देख लिया था जिसके बारे में कोई नहीं जानता है और न ही कोई इस बारे में किसी का जानना मुनासिब है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अकरम शेख है। मैंने अपनी सारी जवानी एक फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में गुजारी है। मैंने पूरे देश के अलग अलग जंगलों में अपनी ड्यूटी दी है। ये कहानी कोई एक कहानी नहीं है, इसके विपरीत मेरे पूरे करियर के अलग अलग अनुभवों का संग्रह है। साल 1998 मेरी पहली पोस्टिंग वेस्टर्न घाट में लगी। मैंने पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी करनी शुरू की। कुछ 2-3 महीने के बाद मेरी मुलाकात हमारे सीनियर ऑफिसर से हुई। उनके साथ बातचीत चली रही थी कि अचानक ही वो बोलते बोलते चुप हो गए। दोस्तों, मैं उनकी बातों पर गौर करते हुए विचार ही कर रहा था कि अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और मैं जोर से चीख पड़ा। हालांकि मैं डरता नहीं हूँ, मगर जिस गहराई से ऑफिसर ने वो सभी बातें बोली थी, मैं बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में चला गया था, जिस वजह से मेरा ध्यान अपने आसपास हो रही बातों पर से पूरा उठा हुआ था। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे पीछे मेरा सहयोगी खड़ा मुझ पर हंसे जा रहा था। उसको इस तरह हंसते हुए देख मैंने शर्म से अपना सिर दूसरी तरफ कर लिया। फिर थोड़ी देर आपस में बात करने के बाद मैं अपनी जीप में बैठा और जंगल में रोज की तरह घूमने के लिए चल पड़ा। दरअसल हमें रोजाना रात को जंगल में घूमकर आना पड़ता था ताकि अगर कोई शिकारी अपने गैर कानूनी कामों को करने में सफल ना हो जाए। एक दिन की बात है, मैं चौकी पर बैठा अपना काम कर रहा था कि तभी हेल्पलाइन नंबर पर एक कॉल आया। सामने से एक घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि हरियाणा से छुट्टियां मनाने आए एक परिवार की सबसे छोटी बच्ची, जो कि 5 साल की रही होगी, वो अचानक से खेलते हुए गायब सी हो गई। वो काफ़ी बड़ा परिवार था जिसमें माता पिता, दादा दादी और 3 बच्चे थे। सामने वाले व्यक्ति का कहना था कि बच्चे उनके सामने खेल रहे थे और सभी बड़े अपनी नज़र उन 3 बच्चों पर ही रखते हुए बात कर रहे थे। अभी करीब 1 सेकंड के लिए ही उनकी पत्नी का ध्यान अपनी बेटी से हटा था और वो जंगल में अचानक से गायब हो गई। वो अपनी बात को ख़त्म करते हुए बोलते हैं, ऑफिसर, हमें 1 घंटे से ऊपर हो चुका है अपनी बेटी को ढूंढते हुए, मगर हमें वो कहीं नहीं मिल रही है। आप मेहरबानी करके उसे खोज लाइए। अक्सर जब लोग जंगलों में घूमने आते हैं तो उन्हें अलग अलग अनुभवों से खुशी तो बहुत होती है, मगर जब कभी किसी का अपना कहीं खो जाता है तो उनके दुख की कल्पना करना भी मुश्किल होता है। बहरहाल मैंने उस कॉलर से लोकेशन पता कर अपनी पूरी टीम और फॉरेस्ट पुलिस की 2 टुकड़ियों को लेकर उस बच्ची की तलाश शुरू की। ये बात उस वक्त की है जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, जिस वजह से हमें बस इतना ही पता था कि उस बच्ची ने किस तरह के कपड़े पहन रखे थे, वो दिखती कैसी होगी और उसकी लंबाई कितनी है। अपने अपने वॉकी टॉकी पर बात करते हुए उस बच्चे को ढूंढना शुरू कर चुके थे। अब हमारा सबसे पहला नियम यही होता है कि जहां खोए हुए इंसान को आखिरी बार देखा गया वहीं से अपनी तलाश शुरू करें। हमने वैसा ही किया और करीब सुबह के 11:30 बजे से उसे ढूंढते हुए बीच जंगल में पहुंच गए। वहां हमें एक खिलौना गिरा हुआ दिखाई दिया। वो बिल्कुल नया सा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन प्लास्टिक के उस खिलौने का इस घने जंगल में होना बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। हमने फौरन ही वायरलेस की सहायता लेते हुए इस परिवार से संपर्क साधा और उन्हें खिलौने के बारे में बताया। साथ ही उनसे इस बारे में भी पता किया कि ये खिलौना उनकी खोई हुई बच्ची से किसी भी तरह का संबंध रखता है कि नहीं। खिलौने के बारे में सुनने के बाद उस परिवार के जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे थे वो दुखद आवाज में बोला, हाँ साहब, ये खिलौना हमारी बच्ची का है। उनकी आवाज में दर्द साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे। हमने अपना काम जारी रखा। अब हमें एक दिशा का अंदेशा हो चुका था। सभी रेंजर, एक पुलिस ऑफिसर मिलकर हम कुल 70 लोग थे। शाम ढलती जा रही थी और हमें जल्दी से जल्दी उस बच्ची को ढूंढ कर लाना था। ये बात सभी जानते थे। अगर अंधेरा हो गया और हम अपने काम में असफल रहे तो रात के अंधेरे में एक बच्ची तो क्या, वयस्क आदमी को भी ढूंढना नामुमकिन काम है। अतः सभी अपनी पूरी शक्ति लगाकर बच्ची की तलाश कर रहे थे। पर हैरान की बात तो ये थी कि हम जंगल में करीब 40 किलोमीटर अंदर आ चुके थे और तब जाकर हमें वो खिलौना मिला था। और एक 4 से 5 साल की बच्ची के लिए इतना लंबा सफ़र तय करना बिल्कुल भी मुमकिन काम नहीं है। बहरहाल मैंने सभी को आदेश दिया, साथियों, हम सभी को अब 4-4 की टुकड़ियां बना लेनी चाहिए
और अलग अलग होकर तलाश करना चाहिए। सभी ने मेरी बात को मानते हुए ऐसा ही किया और करीब 7 किलोमीटर बाद मैं एक पहाड़ी के मुहाने पर जा पहुंचा। वहीं नीचे मुझे बच्ची का एक जूता गिरा हुआ नजर आया। उस जंगल ने अचानक से अजीब सी खामोशी धारण कर ली। मुझे फौरन ही अपने सीनियर ऑफिसर की कही गई बात याद आई और मैंने समय को जरा भी ना बर्बाद करते हुए अपने सभी साथियों को बुला लिया। कुछ 10 मिनट के अंदर सभी वहां पर आ चुके थे और हर किसी को जंगल की खामोशी खाने को दौड़ रही थी, मगर सभी का इस वक्त एक ही मकसद था। फौरन ही पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी की गई और शाम के 6 बजे के आसपास हमें वो बच्ची पहाड़ में एक छोटी सी गुफा में बैठी हुई नजर आई। बच्ची को उसी वक्त वहां से निकाल लिया गया और फिर उसे अपने परिवार को सौंपा गया। फिर अगले दिन मैं खुद उस परिवार के पास गया और उनकी बच्ची को एक चॉकलेट देते पूछा, बेटा वहां पर कैसे पहुंचे? आपके मम्मी पापा कितने डर गए थे? आप बताओगे तो मैं आपको एक चॉकलेट और दूंगा। चॉकलेट की लालच की वजह से बच्ची ने बताया कि एक काला सा इंसान जिसकी लंबाई बच्चे के अंदाजे से 10 फीट से भी ज्यादा थी, वो आदमी बच्ची को अपने कंधों पर बैठा कर लाया था और उसी ने बच्ची को उस गुफा में बैठाया था। दोस्तों, ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला वाक्य था जिसकी कोई भी टिप्पणी मेरे पास नहीं थी। ऐसे ही धीरे धीरे मेरा प्रमोशन भी होता चला गया और एक दिन मैंने कुछ ऐसा देख लिया जिसके बाद मैंने सोच लिया अब मुझसे ये नौकरी पूरी नहीं होने वाली। दरअसल मैं एक दिन अपने साथी के साथ जंगल में घूम रहा था, तभी हमारी नज़र सीढ़ियों पर पड़ी। वहाँ नए नए फॉरेस्ट गार्ड के लिए अपॉइंट किया गया था। जवान खून होने की वजह से मेरी बात को गलत साबित करने की इच्छा से उसने सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया। अभी उसने करीब 4 या 5 सीढ़ियाँ ही चढ़ी थी कि तभी जंगल में आते कीड़े मकोड़ों की आवाज़ अचानक से शांत हो गई। ठंडी हवाएं चलती हुई बंद हो गई और मैं चीख चीख कर उसे नीचे आने की गुजारिश कर रहा था, मगर वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगला इंसान मेरी सुनने को तैयार ही नहीं था और उसने एक एक करके सभी सीढ़ियां चढ़ दी, मगर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तब जाकर मुझे भी ऐसा लगने लगा शायद ये सब कुछ बस लोगों को डराने के लिए फैलाई हुई बातें हैं। थोड़ी देर पहले जो हवा रुकी हुई थी वो अचानक से अपनी पूरी रफ्तार से बहने लगी। हवा के बहाव को देखते हुए मेरा साथी भी नीचे उतरने लगा। अचानक से हवा का झोंका आया और मेरा साथी उसी झोंके के साथ हवा में उठ गया। साथ ही उसके चारों हाथ और पैर अलग अलग दिशाओं में खिंचने लगे। दर्द की वजह से मेरे साथी की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी थी। आगे जो हुआ उसके बारे में सोचकर मैं आज भी घबरा जाता हूँ। उन सीढ़ों पर उड़ते हुए एक एक करके मेरे साथी के सभी हाथ और पैर अपनी अपनी जगह से उखड़ गए। खून की पिचकारियां उसके शरीर से ऐसे निकल रही थी मानो तेज प्रेशर के साथ पानी का नल खोल दिया हो। पूरा इलाका खून में लथपथ हो चुका था और हवा का वो झोंका जैसे आया था वैसे ही गायब हो गया। कांपती टांगों के सहारे मैं खड़े होने की कोशिश कर रहा था और जो डर उस वक्त में महसूस कर रहा था वो मेरे पूरे शरीर को कपकपा देने के लिए काफ़ी था। और जाते हुए झोंके के साथ ही मेरे साथी का शरीर मेरे सामने आकर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली हुई थी, वो मेरी ही तरफ देख रही थी। बस मैंने अभी इतना ही देखा था कि मैं अब और ना सहन कर सका और वहीं गिरकर बेहोश हो गया। फिर कुछ 3 या 4 दिन के बाद मेरे शरीर ने होश संभाला। आंखें खुलते ही मैंने खुद को एक सरकारी अस्पताल में पाया। मेरे कंधे पर प्लास्टर बांधा गया था जिससे पता चला कि मेरा एक कंधा अपनी जगह छोड़ चुका है। शायद मेरे गिरने के कारण ऐसा हुआ होगा। जैसे हेड ऑफिस में मेरे होश संभालने की खबर पहुंची तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट कुछ और ऑफिसर्स के साथ हॉस्पिटल में मुझसे मिलने पहुंच गए। मिलने पहुंचे ये कहना सही नहीं होगा क्योंकि वो सभी मुझसे उस हादसे की पूछताछ करने के संबंध में वहां पर आए थे, मगर जो डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे थे उन्होंने किसी को मुझसे सवाल जवाब करने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। डॉक्टर साहब का मानना था कि मैं अभी अभी होश में आया हूँ। अगर मुझसे तुरंत उस बारे में पूछा जाएगा तो मैं अपना मानसिक संतुलन भी गंवा सकता हूँ, या ये भी हो सकता है कि इन हालातों में उस हादसे को याद करने से मेरे दिमाग पर पड़ने वाला जोर मुझे जिंदगी भर के लिए पैरालाइज भी कर सकता है। आईजीएफ साहब समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे 15 दिन की छुट्टी दी और वहां से आने के फौरन बाद ही मुझे एक इन्वेस्टिगेशन टीम से रूबरू होने का आदेश भी दिया। मैं अपने घर चला गया
और वहां से आते मैं हेडक्वार्टर जा पहुंचा। अपने साथ हुई घटना को परत दर परत विस्तार से बताना शुरू किया और जो ऑफिसर्स मेरे सामने बैठे थे उनके चेहरे पर आधे डर के भाव तथा पसीने की छोटी छोटी बूंदें ये साफ दर्शा रही थी कि वो बखूबी जानते थे कि वहाँ क्या हुआ होगा और हमारा सामना किस आपदा से हुआ था। मुझे निर्दोष मानते हुए उन्होंने मुझे दोबारा काम पर लौट जाने की अनुमति दे दी, मगर अब मैं दोबारा उन जंगलों में काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अतः मैंने सभी सीनियर्स ऑफिसर्स के सामने अपने ट्रांसफ़र की गुजारिश की और उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र गिर नेशनल पार्क में कर दिया। वहाँ से जाने से पहले मैंने पता करने की कोशिश भी की थी वहाँ से हमें कौन लेकर आया, जब हम मिले तो आसपास का वातावरण कैसा था, यही सब बातें। क्योंकि मैं खुद अब एक डायरेक्टर जैन ऑफ फॉरेस्ट की पोस्ट पर पहुंच चुका था तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। एक कांस्टेबल जिसका नाम संदीप था तो उसने मुझे बताया कि जब हम दौरे पर गए तो बहुत समय हो चला था और हमारे वॉकी टॉकी पर लगातार मैसेज भी भेजे जाने के बावजूद भी हमारी ओर से कोई जवाब स्टेशन को नहीं मिल रहा था। तो हमें ढूंढने के उपलक्ष्य में एक 5 लोगों की टीम भेजी गई जिसमें से संदीप भी एक सिपाही था। काफ़ी देर जंगल के अलग अलग हिस्सों को तलाशने के बाद अचानक से किसी की नज़र हमारी जीप पर पड़ी। सभी लोग भागते हमारी जीप के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जीप का पेट्रोल पूरी तरह से खाली था। उन्हें जीप में चाबी लगी हुई नजर आई जो ये दर्शा रही थी कि शायद इंजन चालू रहने की वजह से इसका पेट्रोल खत्म हो चुका होगा। मगर जो बात सभी को हैरान कर रही थी वो ये थी कि जीप के सभी टायरों की भी हवा निकली हुई थी। साथ ही जिस तरह से जीप वहां पर खड़ी थी वो ये दर्शा रहा था कि हम लोग सीधे सीधे आए हैं, मगर सीधे आने का रास्ता तो पेड़ों से घिरा हुआ था। और कुछ देर जीप के पास खड़े होकर उन्होंने सोच विचार किया और निर्णय लिया। उनकी प्राथमिकता मुझे और मेरे साथी को ढूंढने की होनी चाहिए। 5 सिपाही अलग अलग होकर हमें ढूंढने लगे और जीप से करीब 3 किलोमीटर दूर संदीप को मैं बेहोश जमीन पर पड़ा मिला। उसने वक्त की बर्बादी ना करते हुए सीधे अपने साथ आए सभी सिपाहियों को बुला लिया। मुझसे कुछ दूरी पर उन्हें मेरे साथी का धड़ तो मिला, मगर उसके हाथ और पैरों का कोई नामो निशान नहीं था। न ही उन्हें वहां पर सीढ़ियां नजर आई। स्टेशन में हमारे मिलने की और हमारी हालत की खबर पहुंचते ही एक एम्बुलेंस रवाना कर दी गई। मुझे उठाकर उन्होंने एम्बुलेंस में डाला तो मेरा हाथ एक तरफ लटक चुका था। पहले तो उन्हें लगा कि जिस किसी कारण से मेरे साथी की हालत हुई है उसी वजह से मेरे भी कंधे का ये हाल हुआ होगा। मगर जब मेरे साथी के धड़ को उठाकर वो लोग ला रहे थे तो एक सिपाही की नज़र जमीन से कुछ इंच ऊपर उठे हुए पत्थर पर पड़ी। मेरा कंधा भी उसी पत्थर पर था जो साफ दर्शा रहा था कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार वही पत्थर है। हमें हॉस्पिटल पहुंचाकर अगली सुबह खोजी कुत्तों के साथ उसी जगह पर तलाश शुरू की गई ताकि मेरे साथी के हाथ और पैर ढूंढे जा सकें। मगर कई बार कोशिश करने के बाद भी कुत्ते एक समतल जमीन पर आकर रुक जाते और फिर मेरे साथ आए उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार भी उसके धड़ से किया गया। सारी बातें जानकर मैंने संदीप को वही सलाह दी जो मुझे कभी मेरे सीनियर ऑफिसर ने नियुक्ति के कुछ ही महीनों बाद दी थी। मेरे जहन में आज भी ये बोझ बरकरार है। अगर उस दिन मैं स्टेशन से दूसरे सिपाही को अगर बुला लिया होता तो शायद आज मेरा साथी जिंदा होता। बहरहाल मैंने वहाँ से रिलीव लेटर लिया और अपनी अगली पोस्टिंग से पहले 1 महीने की छुट्टी में घर चला गया। वहाँ 1 महीने मैंने खुद को ठीक करने की हर कोशिश की। फिर इसी बीच मेरी शादी भी हमारे गांव की एक लड़की से करा दी। अब मेरी जिम्मेदारियां और भी बढ़ चुकी थी, मगर हमारी नौकरी ऐसी है जिसमें आपको कभी भी जंगल बुलाया जा सकता है। छुट्टियां भी अब धीरे धीरे खत्म हो गई और मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर गुजरात में स्थित चित्तौड़ पहुंच गया। यहाँ मेरा काम बिल्कुल अलग था। शुरू के कुछ महीनों में मुझे सिर्फ पेपर वर्क ही करना पड़ता था क्योंकि ये मानसून का मौसम था तो सफारी जंगल में बंद की हुई थी। धीरे धीरे मेरी जान पहचान यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से भी हो गई। एक दिन गांव में किसी की शादी थी और मेरे सभी ग्रामवासियों से अच्छे संबंधों के कारण मुझे भी इस शादी में आमंत्रित किया गया था। खाना वगैरह खत्म कर मैं गांव के बड़े बुजुर्गों और मेरी उम्र के आदमियों के बीच जा बैठा। मेरा मुख्य उद्देश्य उन लोगों को होने वाली समस्याओं से रूबरू होने का था, मगर वहां मुझे एक ऐसी विचित्र बात का पता चला जिसके बारे में जानकर भी मैं उन ग्रामवासियों के लिए कुछ नहीं कर सकता था। दरअसल हुआ कुछ ये था कि भीड़ में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और सरपंच साहब को कहने लगा, सरपंच साहब, उस आत्मा का कुछ कीजिए। अब हमसे उसका प्रकोप सहा नहीं जा रहा है। हमारे जानवर रोजाना मरते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम खाएंगे क्या और कमाएंगे क्या।
सरपंच जी के चेहरे पर बिखरी डर की लकीरें ये साफ बयां कर रही थी कि वो सच में किसी बड़ी आपदा का सामना करते आ रहे थे। मैंने उनके सामने अपनी बात रखते हुए उनसे परेशानी के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की, जिसके जवाब में सरपंच जी एक कहानी सुनाते हुए बोले, ये बात आज से कुछ 15 साल पहले की है। हम खुशहाल जीवन का आनंद उठा रहे थे। एक दिन शहर से एक लड़का हमारे इस गांव में आया। हमने उसका स्वागत एक अतिथि की तरह किया। कुछ दिन हमारे बीच रहने के बाद उसने कहा वो एक बहुत ही अमीर घराने का इकलौता वारिस है और वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, मगर उसे अपने पिता से आदेश मिला कि वो कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है, पर जैसे उसकी आयु 21 वर्ष की हो जाएगी तो अपने सभी कार्यों को बंद कर अपनी विरासत को ही आगे बढ़ाने में ध्यान देना होगा। अगर ऐसा करने से वो मना करता है तो उसकी सारी संपत्ति अनाथ आश्रम को चली जाएगी। कई दिन सोच विचार करने के बाद उसने अपने पिता के सामने एक प्रस्ताव रखा, जो कि इस प्रकार का था, जिस दिन वो 21 साल का हो जाएगा तो वो अपनी विरासत को संभालने चला जाएगा, मगर तब तक वो एक आम इंसान की जिंदगी जीना चाहता है, जिसके चलते उसने अपने परिवार से विदा लेकर भारत भ्रमण करने का विचार किया और घूमते हुए वो हमारे गांव में आ पहुंचा। सुडौल शरीर, ऊंचा कद और हट्टे कट्टे नौजवान शरीर के कारण वो बहुत ही आकर्षित नजर आता था, जिसका उसे बखूबी अंदाजा था। हमारे गांव की कई लड़कियां मन ही मन उसे अपना दिल दे बैठी थी। शुरुआत में तो वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, सिर्फ अपना कैमरा लिए खेतों पहाड़ों और कभी कभार जंगली जानवरों की तस्वीरें लिया करता था। हमारे गांव में तब फोन की सुविधा नहीं थी, तो वो हर हफ्ते बस लेकर पास के शहर जाता था और जो तस्वीरें वो अपने कैमरे की सहायता से लेता था उनको निकलवाने जब भी वो शहर से गांव आता था तो सभी बच्चों के लिए चॉकलेट, बिस्किट आदि लेकर जरूर आता था। मगर धीरे धीरे हमें उसकी असलियत का पता चला। पहले तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि 6 महीने से वो हमारे गांव में रह रहा था और सभी उसके नरम स्वभाव से बहुत ही ज्यादा खुश थे। उसे एक अच्छा आदमी मानते थे। पर एक सुबह की बात है, कुछ लोग खेतों में पानी देने के लिए करीब 4:30 या 5 बजे अपने घरों से निकले और जब वो खेतों में पहुंचे तो उन्हें जंगल के करीब हर थोड़ी देर में एक रोशनी चमकती हुई नजर आई। हैरानी से जब सभी बिना आवाज के वहां पहुंचे तो उन्हीं में से एक गांव वाले की बेटी आपत्तिजनक स्थिति में उस लड़के के सामने खड़ी थी और वो लड़का उसकी तस्वीरें निकाल रहा था। गुस्से से आग बबूला होकर सभी लोगों ने मिलकर उसे बहुत पीटा और अगले दिन पंचायत में सबके सामने उसे उपस्थित किया गया। उसका गुनाह इतना बड़ा था कि उसे जंगल में एक पेड़ से बांधकर छोड़ दिया गया और फैसला सुनाया गया। उस कैमरे की सभी तस्वीरों को शहर से निकलवा कर देखा जाएगा कि उसने और किस किस तरह की तस्वीरें ली है। उस पंचायत में पूरे गांव की छोटी बड़ी सब लड़कियां मौजूद थी। फैसले की ही रात को 10 लड़कियों ने मिलकर जंगल में बंधे लड़के को इतना पीटा कि वो अपना शरीर छोड़ चुका था। इसके बाद उन सभी लड़कियों ने भी खुदकुशी कर ली। अब ये घटना हमारे गांव के लिए एक बहुत ही दुखद घटना थी। अभी लोग उस दुख से बाहर भी नहीं निकल पाए थे कि एक के बाद एक रातों में खेत पर पानी पिलाने जाने वाले किसान या तो मर जाते या बुरी तरह से जख्मी हो जाते। बहुत तलाश करने के बाद एक बाबा मिले, जिन्होंने बताया कि ये आत्मा उसी लड़के की है जो अब प्रेत योनि में चली गई है। इसे काबू तो नहीं किया जा सकता, परंतु इस गांव की बंदिश की जा सकती है। सबकी सलामती के लिए मैंने बाबा से कुछ भी करके इस गांव की बंदिश करने को कहा। गांव के चारों तरफ उन्होंने पेड़ों पर कुछ धागे बांध दिए और कहा, जब तक ये धागे हैं तब तक तुम्हारा गांव सुरक्षित है। लेकिन अभी कुछ 3 महीने पहले कुछ गैर कानूनी रूप से लकड़ी की तस्करी करने वालों ने एक पेड़ काट दिया जिसपे बाबा का बंधा हुआ धागा था और वही सब वापस से शुरू हो गया। अब वो हमारे पशुओं को शिकार बना रहा है। ना जाने कब गांव के लोग उसका शिकार बनने लग जाएंगे। दोस्तों, सरपंच जी की आवाज की मायूसी और उनके चेहरे का डर ये साफ बयां कर रहा था कि वो सब कितने डरे हुए हैं, मगर मैं चाहते हुए भी उनकी सहायता हेतु कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी देर में मेरे वॉकी टॉकी पर संदेश आया कि जंगल के बीच से एक वॉच टावर पर बैठे सिपाही से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं उस वॉच टावर से ज़्यादा दूर नहीं था, अतः मैंने वहां पर जाकर खुद देखने का फैसला किया। मौके की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने साथ किसी को नहीं लाया था और मैंने निरीक्षण के लिए भी मदद नहीं बुलाई थी। पर वो कहते हैं ना, जंगल जितने खूबसूरत होते हैं उससे कहीं ज़्यादा भयानक होते हैं। इसका प्रमाण मुझे एक बार मिल चुका था। कभी कभी खुद के अंतर्मन की सुनना अच्छा होता है, जो कि मैंने नहीं सुनी और अकेले चला गया।
चांद की बारीक रोशनी में जीप चलाता हुआ सैकड़ों रास्तों से गुजरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ मैं बढ़ता चला जा रहा था। ठंडी हवाएं मेरे चेहरे को छूकर आनंद का अनुभव करा रही थी। सुहाने मौसम का लुत्फ किशोर कुमार के गानों के साथ दुगना हो चला था। कुछ पलों की जुगलबंदी के बीच आखिर में वॉच टावर के नीचे पहुंच गया। एक दो बार नीचे से आवाज़ें देने के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो मैंने ऊपर जाने का फैसला किया और सीढ़ियों की सहायता से ऊपर जाकर देखा तो वहां एक लेटर पड़ा था, पर सिपाही का कोई नामो निशान नहीं था। लेटर के पास ही उसका वॉकी टॉकी रखा हुआ था। मैंने वो लेटर उठाया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी करके बहुत खुश था। जब तक मेरी पोस्टिंग इस जंगल में नहीं लगी थी, ये नौकरी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर मेरे बार बार बताने के बावजूद भी कोई मेरी बात पर गौर नहीं कर रहा था। यहाँ इस वॉच टावर में सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं किए गए हैं। जो भी ये लेटर पढ़ रहा है, मेहरबानी करके मेरा ये लेटर डीजीएफ सर तक पहुँचा दे। इस जंगल में जानवरों से उतना खतरा नहीं है जितना खतरा यहाँ आत्माओं से है। मैंने अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने का फैसला किया है। मैं जानता हूँ इस देश में सरकारी नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल काम है, पर अगर ज़िंदगी रही तो नौकरी फिर मिल जाएगी। जो भी मेरे बाद यहाँ नौकरी करने आएगा उसके लिए मैंने टेबल के ड्रॉर में एक हनुमान चालीसा रखी है। भगवान से प्रार्थना करना कि कभी उसकी ज़रूरत ना पड़े। मैंने उस लेटर को पढ़ा और वॉच टावर की खिड़की खोलकर कुछ पल बाहर देखते सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। ठंडी हवाओं के बीच मुझे दूर जंगल से उड़ती एक रोशनी नजर आई। मैंने फौरन ही दूरबीन उठाई और देखा तो कुछ ही दूरी पर जंगल में आग लगी हुई थी। लेकिन ये कैसे हो सकता था? अभी तो बरसात का मौसम चल रहा था और इस मौसम में सभी पेड़ों की लकड़ियों में नमी होती है, तो आग पकड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। समय को ज़रा भी बर्बाद ना करते हुए मैंने अगले वॉच टावर में बैठे सिपाही से संपर्क साधा और आग की सूचना दी। फिर उसके बाद मैंने अपने स्टेशन पर कॉल कर यहाँ पर निगरानी करने के लिए सिपाही भेजने का आदेश दिया। मेरे स्टेशन कॉल करने के 5 मिनट के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा बरसात होने लगी। इसके साथ तेज़ होती सरसराती हवाएं बरसात को तूफान में तब्दील कर रही थी। इस तूफान की वजह से कोई सिपाही मेरी जगह इस टावर पर निगरानी करने के लिए भी नहीं आ सकता था। बहरहाल इंतज़ार करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं बच रहा था। अब बरसात होते हुए करीब 20 मिनट हो चुके थे। धीरे धीरे मेरे आसपास का वातावरण ठीक होने लगा। रात होते ही जंगल बिल्कुल खामोश हो जाता और वो खामोशी इतनी भयानक होती जो इंसान की रूह को कब्जे में कर ले। मैं वहाँ लगे बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गया। सन्नाटे के बीच मेरे वॉकी टॉकी पर एक मैसेज आया। सामने से मेरा असिस्टेंट बोला, सर यहाँ पर तूफान अपने चरम पर है। जैसे तूफान थमेगा हम यहाँ से कुछ सिपाहियों को आपकी मदद के लिए भेज देंगे। ये मैसेज सुना ही था कि मेरा मन खराब हो गया। घर पर मेरी अकेली पत्नी की चिंता मुझे सताने लगी। तभी जोर से हुई एक आवाज़ ने मेरे पूरे शरीर को कपकपा के रख दिया। दरअसल दोस्तों, वो आवाज़ टावर के दरवाजे से आई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जोर से दरवाजे को धक्का लगाया हो और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैंने फौरन ही खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो नीचे मेरी जीप के सिवाय और कोई साधन नहीं था। इससे पता चल रहा था कि गेट के बाहर जो कोई भी है वो मेरी सहायता की इच्छा से तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं आया है। डरा सहमा मैं एक कोने में जाकर बैठ गया और माहौल इतना डरावना हो चुका था कि मुझे अपनी सांसों की आवाज़ से भी खौफ आने लगा। इस डर को बढ़ाने का काम जलती बुझती लाइट बखूबी कर रही थी। थोड़ी देर में सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। फिर मुझे लगा अब सब कुछ ठीक हो चुका है, मगर जैसे मैं अपनी जगह पर खड़ा हुआ तो दिल को झकझोर देने वाली चीख मेरे कानों में पड़ी और मेरे सिर के ऊपर जल रही ट्यूबलाइट एक आवाज़ के साथ फूट गई, जिसके कई टुकड़े मेरे हाथों और चेहरे में घुस चुके थे, जिस कारण मेरे गले से दर्द भरी चीख निकल पड़ी। शांत जंगल के बीच हुई इस चीख ने पक्षियों को भी भयभीत कर दिया और एक साथ सभी पक्षी पेड़ों से उड़ गए। रोते हुए मेरे अपने हाथों और चेहरे से कांच को निकाल ही रहा था कि तभी मेरी नज़र खिड़की से झांकती हुई काली परछाई पर पड़ी। घुप अंधेरे में मुझे उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी, पर एक कान से दूसरे कान तक जाती उसकी वो खौफनाक मुस्कुराहट देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ पड़ी। मेरा पूरा शरीर ठंडे पसीने में नहा चुका था। कुछ देर मुझे देखने के बाद वो अचानक से गायब हो गया। मुझे साफ समझ में आ गया था कि वो कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता।
उस बड़ी सी मुस्कुराहट को अगर नज़रअंदाज कर भी दें तो जिस खिड़की से वो मुझे देख रहा था वहाँ खड़े होने की बिल्कुल जगह नहीं है। साथ ही वो इस वॉच टावर की ऊंचाई ज़मीन से 50 फीट है। बिना सहारे के इतने ऊपर खड़ा होना किसी इंसान के लिए बिल्कुल नामुमकिन काम है। जैसे तैसे करके मैंने खुद को संभाला और सीधे स्टेशन कॉल मिला दी, मगर मेरे फ़ोन में बिल्कुल नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। वॉकी टॉकी पर जब मैंने मैसेज भेजने की कोशिश की तो वहाँ तक मेरी आवाज़ साफ नहीं पहुँच पाई। अब मुझे अपनी मौत साफ नज़र आ रही थी। तूफान अब पूरी तरह से शांत हो चुका था, अतः मैंने खुद यहाँ से भागने के बारे में विचार किया और अपनी जीप की चाबियाँ उठाकर नीचे पहुँचा। मेरी जीप के चारों टायर पंचर हो चुके थे। किसी टायर में हिरण का सींग फंसा हुआ था तो किसी में मांसाहारी जानवर का दांत। अपनी किस्मत को कोसता हुआ मैं नीचे ज़मीन पर ही सिर पकड़ के बैठ गया और रोता हुआ अपनी मौत का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में जो हल्की हल्की आवाज़ें जंगल से आ रही थी उन्होंने भी चुप्पी साध ली। मुझे बहुत ही अच्छे से इसका मतलब पता चल गया था। अपनी जान हथेली पर लेकर मैं उठा और वॉच टावर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। एक दो बार मेरा पैर भी फिसला पर मैं रुके बिना चढ़ता चला गया। ऊपर पहुंचकर जब मैं पीछे पलटा तो मेरे चारों तरफ हजारों की संख्या में टिमटिमाती लाल आंखें मुझ पर ही नजरें गड़ाई हुई बैठी थी। अपनी जान बचाने के लिए मैंने वॉच टावर के अंदर ही बैठने का फैसला किया, पर लाख कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं मन ही मन अल्लाह का नाम लेते हुए कलमा पढ़ने लगा और एक झटके से दरवाज़ा खुल गया। मुझे याद है उस दिन मैंने वॉच टावर के कोने में बैठे हुए आयतुल कुर्सी पढ़ने की बहुत कोशिश की, पर मुझे बिल्कुल भी वो याद नहीं आ रही थी कि तभी मुझे याद आया मेरे फ़ोन में भी आयतुल कुर्सी के जिक्र वाली ऑडियो टेप सेव है। हाथों हाथ मैंने अपना फ़ोन बाहर निकाला और स्पीकर की आवाज़ को फुल कर दिया। जैसे आयतुल कुर्सी का जिक्र टावर से बाहर निकलने लगा, आसपास से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। अपने घुटनों में सिर दिए मैं बस मदद के आने का इंतज़ार ही कर सकता था। जैसे आयतुल कुर्सी का जिक्र ख़त्म हुआ पूरा वॉच टावर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा और फिर कुछ ही देर में टावर इतना ज़्यादा हिलने लगा जैसे कोई टावर के सपोर्ट को पकड़ करके झंझोर रहा हो। मैंने अपनी सारी जान लगा दी आयतुल कुर्सी का जिक्र दोबारा शुरू करने की, पर मैं नाकाम रहा और आखिरकार पूरा टावर ज़मीन पर आ गिरा। पेड़ों से टकराते हुए मैं भी उसी टावर के साथ साथ ज़मीन पर आ गिरा, जिस वजह से मेरे सर पर बहुत ही ज़्यादा चोट आ गई और फिर मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर इसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को अपने घर में मौजूद पाया। मेरे सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और सब कुछ ठीक होने के बाद मैंने जंगल के उस हिस्से को ही बंद करवा दिया। फिर इसके बाद भी मेरी ज़िंदगी में इस तरह के कई वाक़ये पेश आए। इंशाअल्लाह आज ज़िंदगी रही तो फिर कभी आपको मैं उन वाक़यों से रूबरू करवाऊँगा। तो दोस्तों इस खौफनाक कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आप